गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्वयं क्लासेस हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं कक्षा 10 का अनसॉल्व्ड पेपर आज के इस सेशन में कराने वाला हूं, जिसमें कि भाई बहुत ही ज्यादा आपको मदद मिलने वाली है इससे कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करो। इन सारी चीजों को आज के इस सेशन में हम लोग एक मॉडल पेपर के थ्रू देखेंगे, ठीक है ना। तो ये अनसॉल्व्ड पेपर बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई ऐसे ही पूरा का पूरा प्लानिंग के साथ एकदम डिट्टो पेपर जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक इसी तरीके से, ठीक है ना। तो बिना समय वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और एकदम मॉडल पेपर है। तो भैया एक चीज मैं कहूंगा, कॉपी और पेपर पेन साथ में लेके बैठो, एक नोटबुक और पेन, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट बताऊं तो उसको तुरंत आप लोग कॉपी पे नोट कर लो। वैसे तो आज के इस सेशन का सब कुछ ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो चीजें आप लोग अभी डिस्कस करने वाले हो ये भाई किस चीज के अंतर्गत, तो संजीवनी बैच 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो स्पेशली बैच बना हुआ है, 2024 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले बच्चों के लिए जो ये स्पेशल बैच हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें आपको, तो क्रैश कोर्स के सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, ब्रह्मास्त्र के सारे मटेरियल मिल जाएंगे मात्र 299 रुपए में। स्पेशल आपको क्या मिलना है इसमें, तो भैया वन शॉट मिलेगा चैप्टर का, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे, टॉप 100 क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, लास्ट 3 ईयर प्रीवियस पेपर, गेस्ट पेपर, ये सारा कुछ धीरे धीरे करके आपको मिलता रहेगा, ठीक है भाई। तो बिना भाई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पेपर में अगर आप लोग देखोगे तो पहले तो पेपर पूरे 70 मार्क्स के होते हैं। पार्ट ए रीडिंग सेक्शन दिया होगा और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे होते हैं आपको, जिसके आपको जवाब देने होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स each क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के होंगे, 1-1 मार्क्स के। कौन से भाई, इस पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों 1-1 नंबर के। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेंगे, फिर आंसर को हम लोग टचअप करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है, हु इज द नरेटर इन द एबव पैसेज। यहां पे नरेटर कौन है, पैसेज में नरेटर कौन है, किसने इस स्टोरी को नरेट किया हुआ है। तो यहां पे लिखा है बेटा द ऑटोबायोग्राफी टेकन फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ एमके गांधी। तो इसका नरेटर कौन होगा, इसका नरेटर कौन होगा भाई, महात्मा गांधी, ठीक है। तो यहां पे आप कर सकते हो, पहले तो स्टोरी को आप लोग देख लो क्लियरली, फिर जो है देखेंगे क्या लिखा है। मैनवाइल माई फ्रेंड हैड नॉट केस टू वरी अबाउट मी, हिज लव फॉर मी लेट हिम टू थिंक दैट इफ आई persisted in objection to meat eating, I should not only develop a weak constitution but should never feel at home in English society. He therefore made one last effort to reform me. He one day invited me to go to the theater. Before the play, we were to dine together at Holborn Restaurant. It was a very big company of the dinners, in the midst of which my friend I sat sharing a table between us, ठीक है। ये पैसेज को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। एक बार पैसेज को हम लोग रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट कोर्स, देखो एकदम क्वेश्चन का आंसर बेटा पहले वाले यहीं पे है। ये कहां से, ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, किसके, महात्मा गांधी के। तो भैया ऑटोबायोग्राफी मतलब ये खुद के जीवन पे लिखा हुआ स्टोरी, ठीक है ना। तो ये इसीलिए यहां पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। हु इज द नरेटर इन द एबव पैसेज, तो यहां पे आंसर हो जाएगा क्या, गांधी जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा कह रहे गांधी जी, तो भैया पहले पैसेज में ये दोनों लाइन दिया हुआ था, वॉज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियन वनली, वो किस चीज में इंटरेस्ट रखते थे, तो वेजिटेरियन में। हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, उनको मीट ईटिंग से क्या था, ऑब्जेक्शन था। तो ये दोनों ही लाइन हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए बच्चा यहां पे ऑप्शन नंबर
ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी पैसेज से, द वर्ड स्ट्रिनली, स्ट्रिनली वर्ड दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? तो स्ट्रिनली का मतलब होता है कड़ाई से, ठीक है ना, कड़ाई, कहने का मतलब क्या, स्ट्रिक्टली, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली। क्लियर है ना? एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, तीनों क्वेश्चन एकदम आसान थे, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज कर दे हैं। आई विल कम होम व्हेन, मैं तब घर आया, व्हेन आई फिनिश वर्क, जब मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। तो देखो कहीं भी यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है, फिनिश यहाँ पे आप फिलअप कर लोगे। क्लियर है ना भाई? एकदम आसानी से क्वेश्चन को पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर अ फर्स्ट डिवीजन। तो भैया एकदम यहाँ पे स्टडी दिया हुआ है, चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो अगर होता तब, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये क्या है, फ्यूचर की बात कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में कोई कहेगा तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें क्या होगा, अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्या होगा, यू स्टडी, इफ यू स्टडी हार्ड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको मैच करना है, देख लीजिए भाई। सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट, जब भी जंबल वर्ड्स आते हैं आपको इस तरह से वर्ड्स आते हैं अरेंज करने के लिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट खोज लीजिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वी, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वी। अब वी के बाद देखो इसमें क्या चीजें यूज की जा सकती हैं। तो भाई अगर ध्यान से देखिएगा तो वी के बाद यहां लिखा है मस्ट द रूल्स ओबे, तो भैया यहां पे हो जाएगा मस्ट, यानी कि 2 नंबर पे हो गया क्या, मस्ट। अब क्या हो गया, वी मस्ट, मस्ट के बाद अब क्या ऐड कर सकते हो, तो नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो यहां पे हो जाएगा ओबे, वी मस्ट ओबे। अब ओबे के बाद तो क्या दिया हुआ है, दी रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है ना, वी मस्ट ओबे द रूल्स, यहां पे थर्ड वाला हो जाएगा दी, फिर रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है। अब देख लीजिए कहां पे लिखा है वी मस्ट, तो यहां देखो लिखा है वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। डन, क्लियर है ना भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बिना किसी संदेह के। ओके, Which of the following is correctly spelled? यहां लिखा WONDER, वंडर, वंडर की स्पेलिंग क्या होती है, WNDER, ये गलत हो गया, ठीक है। ब्लंडर BLUNDER, यहां भी गलत हो गया, AR लिखा है। यहां लिखा है SPLANDOR, ये भी गलत है। THUNDER थंडर, ये जाके ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना बच्चा? कहीं भी परेशान हताश होने की जरूरत नहीं, एक टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। बहुत इजी पेपर आता है अंग्रेजी का, इतना इजी आता है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहा ना तो तुम्हें 100 में से 100 लाने में भी कोई नहीं रोक सकता है। व्हाट इज द टाइम योर वॉच, तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। देख लो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द टाइम हो जाएगा क्या, बाय, ठीक है। नेक्स्ट एक और पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है इसमें से आंसर को क्या करना है, खोजना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिस्टर किसिंग हैड असाइन टू एनी द टास्क ऑफ, पहला क्वेश्चन इससे आपको यही दिया हुआ है। मिस्टर किसिंग ने, भाई चैप्टर आप एनी फ्रैंक वाला जो चैप्टर याद करोगे तो एकदम भाई पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान सा है कि मिस्टर किसिंग हैड असाइन टू एनी द टास्क ऑफ, मिस्टर किसिंग ने क्या टास्क उसको असाइन किया था, तो राइटिंग एन एसे, ठीक है, एकदम आसान सा ऑप्शन है। एनी आर्ग्यूमेंट अबाउट टॉकिंग वाज दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट ट्रीट,
ये स्टूडेंट्स का क्या होता है, ट्रेट होता है, ये स्टूडेंट की आदत होती है, हैबिट होती है स्टूडेंट्स का, क्या करना, बात करना। उसने इसी बात के लिए आर्गुमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो एकदम आंख बंद करके लिखिए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। Where did राजवीर एंड प्रांजोल स्टडी, राजवीर और प्रांजोल कहां पे स्टडी करते थे, तो भैया पहले ही लाइन में स्टोरी के लिखा हुआ है कि वो सब दिल्ली से कहां जा रहे थे, असम, तो भैया कहां पे वो पढ़ाई कर रहे थे, दिल्ली में। हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्थ व्हेन ही री-अनाउंस द प्रिंसली लाइफ, सिद्धार्थ की उम्र कितनी थी, एनीवन 25 ईयर्स। ठीक है भाई, 25 साल की उम्र थी उस वक्त जब उनको री अनाउंस्ड किया गया था, प्रिंसली लाइफ को उन्होंने री अनाउंस किया हुआ था तब। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, रीड द स्टार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Has given my heart and change of mood and saved some part of the day। भैया पहले तो बता दे कहां से लिया गया है, डस्ट ऑफ स्नो से, डस्ट ऑफ स्नो से इसको उठाया गया है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, हु कंपोज द अबव लाइन, आंख बंद करिए, किसने किया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कोई कंफ्यूजन नहीं भैया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको किया था, बाकी किसी भी ऑप्शन पे आपको टारगेट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द पोएट वॉज इन, पोएट उस वक्त किस मूड में था, भैया प्लेफुल मूड में था। ठीक है, डन। आगे चलते हैं, 16 to 20 ये सप्लीमेंट्री से एमसीक्यू दिया हुआ है। देखो भैया पहले प्रोज से दिया था, फिर पोएट्री से, अब सप्लीमेंट्री। मिसेस पंफ्रे वॉच, पहला चैप्टर कौन सा चैप्टर था, तो पहला चैप्टर अगर हम याद करेंगे तो ट्रिकी वाला था, क्या ट्रिकी वाला ही ना था भाई, हाँ ट्रिकी वाला ही है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प ऑफ सर्जरी से मिसेस पंफ्रे क्या थी, एक रिच लेडी थी मिसेस पंफ्रे। ठीक है, मिसेस पंफ्रे वॉज अ रिच लेडी। Encouraged a bright in his interest in learning, किसने उसको इनकरेज किया था भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कौन उनको इनकरेज किया था, फटाफट आंसर दे दो भाई, बिल्कुल जल्दी। उनकी मम्मी ने इनकरेज किया था, डन। रामलाल हैड, रामलाल के कितने बेटे और बेटियां थी, तो 4 लड़की थी, तो कंफर्म है। बेटे कितने थे ये हमको बता दीजिए। चलिए भाई, रामलाल, ये पता है किस चैप्टर का क्वेश्चन है, भोली वाला जो चैप्टर पढ़े थे, भोली वाला, हाँ उसी चैप्टर से कैरेक्टर पूछा गया है। तो रामलाल हैव 3 सन एंड 4 डॉटर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये भोली वाला जो चैप्टर पढ़े थे ना, वहीं से कैरेक्टर उठाया गया बेटा। ठीक है, रिचर्ड अब्राइट वॉज एन, एकदम आंख बंद करके, रिचर्ड अब्राइट क्या थे, साइंटिस्ट थे। टिक कर लीजिए भाई, इसमें कुछ भी, अभी एमसीक्यू का जो टॉप हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था हर चैप्टर से, उसमें सारे क्वेश्चन अगर जो बच्चा सीरियसली पढ़ा होगा टचअप कर जाएगा सारा क्वेश्चन। इन विच प्रोफेशन द बॉय वॉज ट्रेंड, बच्चा जो है किस पे, ये किसका है, द थीप स्टोरी, उसी का है ना, तो क्या हो जाएगा, चोरी करने में, थेफ्ट। ठीक है भाई, ये है एमसीक्यू बेस्ड वाले जो रहते हैं। अब इसमें जो 20 क्वेश्चन अभी तक हमने बताए, वो 20 क्वेश्चन को आपको इस पे कलर करना होगा। जैसे कि मान लो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसी में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 2 का डी, 3 का ए। ठीक है, 1 का ए वाला करेक्ट है, तो बेटा ए वाला जो गोला होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, काले पेन से या ब्लू पेन से फिल कर देंगे। वैसे कोशिश करिएगा कि OMR शीट ब्लैक पेन से ही फिल करें। 2 का डी वाला ऑप्शन सही था, 2 का डी वाला ऑप्शन बेटा इससे फिल कर दोगे, जो भी जिसका ऑप्शन होगा आप फिल कर दोगे। मान लो 3 का बी वाला अगर सही था, तो 3 का बी वाला ऑप्शन जो है
OMR पे गोला घेर दोगे। ठीक है बेटा। अब देखो ऐसे अगर बाहर निकलेगा तो एग्जामिनर काट देगा, तो बड़े शालीनता से और स्पष्ट रूप से आपको करना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसी के अंदर रहना चाहिए। तो पहले एक सर्कल बना लीजिए और फिर जो है उसके अंदर भर दीजिए कलर। ठीक है, लाइन पे सर्कल बनाइए, अपने आप अंदर कलर भर जाएगा। कंप्लीट है ना भाई? हाँ, ऐसे ही 20 क्वेश्चन को आपको टिक कर लेना है। ओके, बाकी तो आपको मालूम ही है कैसे भरना है, सर ने ऑलरेडी बता के रखे हैं आपको। एक पैसेज दिया हुआ है, अनसीन पैसेज। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू द स्कूल। क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल। क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऑफ पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू द स्कूल इन रूरल एरियाज। तो भैया गरीबी क्या करता है? बच्चों को स्कूल जाने के लिए अलाउ नहीं करता। यहीं पे इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? पुअर फैमिलीज क्या हो जाएगा? द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज। एकदम क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? गिव 2 रीजन व्हाई द पुअर पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर टू स्कूल दाउ दे वांट देम टू बी एजुकेटेड। कह रहा है कि ऐसा 2 बताइए कि पेरेंट्स क्यों नहीं भेजते। तो देयर पेरेंट्स वुड से दैट दे वांट देयर डॉटर टू बी एजुकेटेड, दे स्टे एट होम बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन ऑफर इज appropriate for their daughter, or because they feel the risky are too great। तो भैया इसी वाले लाइन से आपको आंसर क्या कर लेने हैं? 2। यहां पे आंसर नंबर 1 है और इसी में आपको आंसर नंबर 2 मिल जाएगा। क्लियर है ना? यहां से उठाइए, फिर आगे का कट करके ऐड कर सकते हो इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज बीन कीप इन द प्लेस। कीप इन द प्लेस का मतलब यहां पे खोज लीजिए क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह से भाई चीजों को आप लोग क्लियर करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चैप्टर को आगे की तरफ हम लेकर जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। यहां पे देखो कीप इन द प्लेस है, कीप इन द प्लेस का भाई इनरोल हो सकता है। यहाँ पे पैसेज में यहाँ पे दिया हुआ है इनरोल, तो आप इसको आप कर सकते हो इनरोलमेंट। ठीक है ना? और पुअर का पूछा हुआ है, तो पुअर का बेटा क्या हो जाएगा? एक तो एकदम इजी है, पुअर माने गरीब, तो इसकी जगह आप प्रॉस्पेरिटी भी कर सकते हो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी कर सकते हो, नहीं तो एकदम इजी पुअर का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? रिच भी हो जाएगा। एकदम आसान सा। ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी इसमें नहीं है। राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें कि उसको क्या करना है? इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी के लिए। दूसरा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशंस इन फी। फी में कंसेशन करने के लिए आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, टू द प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज अलीगढ़। फॉर्मेट अगर सही होगा तो नंबर अपने आप एग्जामिनर देके चला जाएगा। टू द प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज अलीगढ़, सर most respectfully I beg to say that I am a student of class 10th D। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भैया। मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब कि पूरे आदर सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th D, जिस भी क्लास के हो, कि मैं आपके स्कूल कक्षा 10वीं का छात्र हूं। ठीक है, माई फादर इज पुअर शॉपकीपर। मेरे पिताजी जो है
क्या है, एक गरीब दुकानदार है, ठीक है ना, ही इज अनेबल टू पे द फी, और इस कारण वो फी नहीं पे कर सकते हैं। लास्ट ईयर आई एंजॉय फ्री शिप, आई गॉट मार्क्स, गुड मार्क्स इन क्लास 9th D, और पिछले साल मेरी जो फी में आपने कंसेशन किया था, या जो कि भैया मुझे मुफ्त स्कॉलरशिप के रूप में या ऐसे फंड के रूप में जो भी चीजें मेरी फीस क्लियर हो गई थी, तो भाई क्या था कि मैंने अच्छा स्कोर किया था, मुझे आपकी तरफ से मदद मिला था, तो अभी आप चाहते क्या हो, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, हम चाहते हैं कि आप हमें क्या करें, इस वर्ष की पूरी फीस हमारी माफ कर दें। I shall feel highly obliged to you, और मैं आपका इसके लिए जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा, ठीक है। डेटेड ये लिख लिया 12 अगस्त, यहाँ पे 2024 कुछ भी लिखो। योर्स ओबीडियंटली हरिश्चंद्रा, क्लास 10th D, ठीक है। एकदम इजी शब्दों में बेटा लेटर लिखना है, कहीं किसी टफ वर्ड का सिलेक्शन मत करिए, क्योंकि टफ वर्ड का सिलेक्शन करिएगा तो भैया लेटर में थोड़ा सा घोषित हो सकता है, इधर उधर हो सकते हैं, और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए, ठीक है। तो एकदम आसान शब्दों में चीजों को लिखकर खत्म करने की कोशिश करिए, तब जाके आपकी सारी चीजें इजीली सॉल्व हो पाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। देख लेते हैं भाई, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पे आपको एक रिपोर्ट लिखना है 80 to 100 वर्ड्स। अब पॉइंट दिया हुआ है, डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, इसी पॉइंट के थ्रू आपको लिखना है, अलग से कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम, प्रिंसिपल स्पीच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट, यही सारे पॉइंट्स को लेकर आपको एक लेटर लिखना, एक आपको पूरा रिपोर्ट तैयार करना है। तो देख लीजिए, द इंडिपेंडेंस डे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर दिया, द 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में सुनहरी और स्वर्णिम अक्षर में 15 अगस्त 1947 का नाम डेट लिखा हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि इस दिन हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। ऑन दिस डे वी बिकम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, इसी दिन हम लोग ब्रिटिश रूल से क्या हो गए थे, फ्री हो गए थे। इट हैज बिकम आवर नेशनल फेस्टिवल, और ये जो है हमारा राष्ट्रीय पर्व भी माना जाता है, हम उसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री विथ अनटोल्ड गिफ्ट। कह रहा है कि ये जो है पूरे भारतवर्ष में बिना कुछ कहे भाई एकदम एक साथ मिलकर सारे लोग सेलिब्रेट करते। प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन आपने किया था स्कूल में, तो भैया देख लो, दिस ईयर ग्रेट प्रिपरेशन वर मेड फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। इस साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा जो है प्लानिंग हुआ था। द कॉलेज बिल्डिंग एंड द ग्राउंड वर क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड, कॉलेज के कैंपस सारा कुछ क्लीन कर दिया गया था, डेकोरेट कर दिया गया था। फिर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज्ड कराए गए थे जो कि मनोरंजक थे, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग एट 8 AM वी ऑल असेंबल्ड ऑन द प्रेयर ग्राउंड, 8 बजे सुबह हम लोग सब लोग कहां पे पहुंच चुके थे, असेंबली ग्राउंड में, असेंबली के लिए ग्राउंड में पहुंच चुके थे। देयर वाज आवर नेशनल फ्लैग ऑन अ हाई पोल, और एक बहुत लंबा सा पोल लगा था, उस पे हमारा नेशनल फ्लैग क्या था, उस पे हमारा नेशनल फ्लैग दिखाई प्रतीत हो रहा था। द प्रिंसिपल होस्टेड द नेशनल फ्लैग, प्रिंसिपल ने उस नेशनल फ्लैग को क्या किया, होस्ट किया, फहराया। एंड द नेशनल एंथम वाज संग, तभी जो है राष्ट्रगान बजना प्रारंभ हो गया। वी ऑल सैल्यूटेड द फ्लैग्स, हम सब जो है सैल्यूट क्या किए थे, नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करके एकदम खड़े होकर नेशनल एंथम का गान कर रहे थे, ठीक है। मैसेज, स्पीच एंड सॉन्ग,
अब ये देख लो, श्री MS शर्मा आर प्रिंसिपल रीड आउट द मैसेज ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। कह रहा है कि हमारे जो प्रिंसिपल है उन्होंने जो मैसेज था किसका, एजुकेशनल मिनिस्टर का और डायरेक्टर का, उस मैसेज को हम सबके सामने पढ़ा। देन टर्न बाय टर्न मैनी स्टूडेंट मेड देयर स्पीच, और इस तरीके से एक एक करके बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने अपने स्पीच जो है हम सारे बच्चों के सामने सुनाया। ठीक है, महेंद्र sang a patriotic song by बच्चन। ठीक है, कह रहा है कि महेंद्र ने एक बच्चन के द्वारा गाया हुआ क्या पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया। ठीक है, सम टीचर आल्सो मेड देयर स्पीच, और इसी कड़ी में कुछ शिक्षक भी अपना बहुमूल्य शब्द जो है बच्चों से शेयर करते हैं। इन द एंड द प्रिंसिपल गेव द इंप्रेसिव स्पीच, और लास्ट में प्रिंसिपल का एकदम धांसुड़ स्पीच होता है। इट टोल्ड अस द इंपॉर्टेंस ऑफ द डे, और वो हम सबको इस दिन की महत्वपूर्णता के बारे में बताते हैं। द एटमॉस्फियर वाज filled with a feeling of pride and patriot, और पूरा का पूरा वातावरण जो है किस चीज से फिलअप था भाई, तो पूरा का पूरा वातावरण प्राइड, हाँ, गर्व से, पैट्रियट मतलब देशभक्ति से भरा हुआ दिखाई प्रतीत हो रहा था। कंक्लूजन क्या निकल गया, तो एट अबाउट 11 AM लगभग 11 बजे तक द फंक्शन वाज ओवर, फंक्शन समाप्त हो चुका था। आफ्टर टेकिंग स्वीट्स वी रिटर्न होम हैप्पीली, मिठाई मिलने के बाद हम सब जो है वापस कहाँ आ गए, घर पे आ गए थे। ठीक है ना, वैसे भी 15 अगस्त की जो मिठाई थी बड़ी प्यारी रहती है, हाँ, सब कोई चाहता है सबको मिले और खाए। नेक्स्ट है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देख लीजिए यहां लिखा है ही सेड टू मी वॉश योर हैंड, तो यहां पे क्या किया जा रहा है भाई, कोई आपको कह रहा है हाथ धुलने के लिए, मतलब कि एडवाइस दे रहा है। भैया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जब आपको हम पढ़ाए थे, यूट्यूब पे सेशन भी पढ़ा हुआ है, आप देख भी सकते हो, तो हमने बताया था ये कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस में सैड को रिप्लेस करके इंपरेटिव वर्ड को यूज कर लेते हैं, इंपरेटिव वर्ड का यूज करते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के बाद हम लगा लेते हैं कनेक्ट करने के लिए सेंटेंस को टू का यूज कर लेते हैं। बाकी इधर जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है, अगर जरूरत नहीं है, प्रोनाउन अगर चेंज करना है तो करिए, नहीं बाकी सब कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू को चेंज करेंगे किसमें भाई, अकॉर्डिंग टू दिस एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड मी टू वॉश योर, मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, वॉश माई फेस। ठीक है, एकदम आसान तरीके से बना, बहुत इजी क्वेश्चन बेटा आता है। ग्रामर सेक्शन से भी इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, तुरंत आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, तुरंत 2 नंबर मिलेंगे आपको। कह रहा है अगला, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, इसको पैसिव में चेंज करना है, तो क्या होगा, ही वॉज रिफ्यूज्ड, हिम एडमिशन है, तो क्या हो जाएगा भाई, ही को पहले आप सेलेक्ट कर लोगे, तो हिम का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू ही, तो ही वॉज रिफ्यूज्ड टू गेट एडमिशन बाय देम। ठीक है, या मालूम है एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है ना, हिम का इसीलिए यहां पे क्या हो गया, ही हो गया, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट था और इसका एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ये टेंस कौन सा था, पास्ट का, तो सिंपल पास्ट में था, किसमें चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। ठीक है बेटा, अब यहां पे पंक्चुएशन का यूज करना था, लिखा है आई सेड टू माई मदर, देखो भैया नरेशन वाला था, इसीलिए यहां पे हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर लिया। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके इस सेंटेंस को हमने करेक्ट कर दिया। 2 नंबर यहां से मिल गए, 2 नंबर यहां से और 2 नंबर यहां से, इस तरीके से 6 नंबर बहुत ही आसानी से हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के। एकदम आसान क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरे के पूरे 6 नंबर हमको मिल चुके हैं। यहां से आगे देख लेते हैं ट्रांसलेशन, इतना इजी ट्रांसलेशन। अब क्या पूछेगा एग्जाम में, अब क्या पूछेगा भैया,
भैया कि राम खाता है ये बनाओ, इतना इजी तो पूछा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, तो ईश्वर चंद्र की अंग्रेजी लिख लो, सब्जेक्ट खोजो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भैया थे यानी कि पास्ट, तो वॉज अ कैपेबल टीचर, योग्य का क्या होता है, कैपेबल होता है, ठीक है ना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ कैपेबल टीचर। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, कई विद्यार्थी माने मैनी स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम टू हिम टू स्टडी, ठीक है ना, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। अगला, विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। विद्यासागर ने स्टूडेंट की सुविधा के लिए, तो किसके लिए भैया, स्टूडेंट, तो विद्यासागर रोट देखो पूरा का पूरा भैया किस में जा रहा है, पास्ट में ही जा रहा है, ठीक है। रोट अ बुक ऑफ ग्रामर फॉर द कन्वेंस ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की सहूलियत के लिए, फैसिलिटीज के लिए उन्होंने क्या लिखा था, एक किताब लिखा था, ठीक है। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। He did many things for the advancement of the education, ठीक है ना, He did many things for the advancement of the education, क्लियर है ना। इस तरीके से भाई एकदम आसान ट्रांसलेशन के लाइंस आते हैं जिसको इजीली, अगर आपका इतना मान लो कि पास्ट टेंस पे कमांड रखना है, किस पे, पास्ट टेंस पे पूरा कमांड रखिए और परफेक्ट पे 110% बता रहे पास्ट और परफेक्ट। परफेक्ट कौन सा, प्रेजेंट का। अगर तुमने इतना भी कमांड रखा ना तो तुम्हारे ये ट्रांसलेशन आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी रहते। अगला है, व्हाई वॉज एनी इन टीयर्स, एनी की आंखों में आंसू क्यों था। व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल उसने कब लेफ्ट किया था, देख लेते हैं। व्हेन एनी वॉज इन द 6th फॉर्म इन द मॉन्टेसरी स्कूल, हर टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस द हेडमिस्ट्रेस, एनी लव्ड हर टीचर वेरी मच, शी आल्सो so affections to Annie, so when Annie left the Montessori school she was in tears। कह रहा है कि when Annie was in 6th form, जब एनी 6वीं कक्षा में थी तब जो है वो क्या की, मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ दी थी। उसके जो स्कूल के टीचर्स थी जिनका नाम था क्या, मिसेस क्यूप्रस, जो कि हेडमिस्ट्रेस भी थी। Annie was more affections, Annie have more affections for her, Annie के लिए उनके अंदर और उनके एनी के अंदर उनके लिए बहुत ज्यादा अफेक्शन था, लगाव था, जिसके कारण जब दोनों अलग होते हैं तो एनी की आंखों में क्या होता है, आंसू होता है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, आराम से स्क्रीनशॉट आप सारे क्वेश्चंस के ले लें। What kind of a person was वल्ली, वल्ली किस तरह की लड़की थी, ठीक है। What is the greatest wealth of nation in the Mandela opinion, बड़ा एक एक क्वेश्चन करने होते हैं 2 क्वेश्चन में, तो मैं एकदम मॉडल पेपर को जिस तरह से एग्जाम में लिख सकते हो आप उस तरीके से सॉल्व करके लाया हूं। तो वल्ली कौन थी, वल्ली वॉज अ क्रूशियस कीन observer who had strong willpower and determination, she was bold, brave and self-respective। वल्ली जो थी बहुत ही क्रूशियस थी, जिज्ञासु लड़की थी, ठीक है ना। उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा बोल्ड था, विल पावर उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, डिटर्मिनेशन वो दृढ़ निश्चयी थी, एंड ब्रेव बहादुर भी थी, सेल्फ रिस्पेक्टिव और उसका अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो सारा कुछ करती थी, ठीक है। शी हैड immense self confidence and wanted to do everything on her own। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लोग स्टोरी में देखते हैं जब वो बस कंडक्टर जो है उससे कहता है कि आओ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा देता हूं, तो उस वक्त उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो कहती है नहीं मैं खुद से क्या कर सकती हूँ, चढ़ सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वल्ली के अंदर हमें देखने को मिलती है। शी वॉज इनोसेंट, मासूम थी भाई, ठीक है। हाईली सेंसिटिव, संवेदनशील थी, किसी भी पॉइंट्स ऐसे इमोशनल मूवमेंट को देख के तुरंत संवेदनाएं उसकी जाग जाती थी। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान थी, एंड वाज अ वेरी केयरफुल प्लानर, और बहुत ही केयरफुल, ध्यानपूर्वक किसी भी चीज को प्लान करती थी, ओके।
अब इससे लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रीपेड। मंडेला जो है पैट्रियट के बारे में क्या सोचते थे, क्या उनको कभी हम लोग रीपे कर सकते हैं, मतलब कि उन्होंने जो किया उसके लिए हम उनका जो है कर्ज उतार सकते हैं। देख लेते हैं भाई। नेल्सन मंडेला थिंक्स दैट द फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव ऑल कम ओनली ड्यू टू द ग्रेट सैक्रिफाइस ऑफ लॉट ऑफ पैट्रियट्स। मंडेला का ऐसा मानना था कि आजादी अगर उनको मिली है तो सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे पैट्रियट्स के, बहुत सारे महान लोगों के अपने जीवन का उन्होंने कुर्बानी दिया, अपनी इच्छाओं की कुर्बानी दी, अपने जीवन को कुर्बान किया अपने मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए, तब जाके ये आजादी उनको मिली, ऐसा मंडेला का मानना था। They were those people who did not care about their life and died for their citizen and country। ये वही लोग थे जिन्होंने बिना अपने जीवन के बारे में सोचे, सिर्फ और सिर्फ सोचा तो अपने कंट्री मैन यानी देश के लोगों के लिए, देश के हित के लिए, अपने बारे में उन्होंने कभी कुछ भी नहीं सोचा था। They show their love towards the country। उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रेम जो है अपने देश के लिए निछावर कर दिया। They can not be repaid। और ऐसे लोगों को हम कभी रीपे नहीं कर सकते, कभी उनका कर्ज जो है नहीं उतार सकते हैं। Also he thinks himself the sum of all those who had sacrificed their life, now he regret that he could not thank them। मंडेला जो है अब पछतावा भी कर रहा है कि वे लोग, वे उसके पूर्वज जो कि हजारों इतने वर्षों से क्या कर रहे थे भाई, इस परंपरा के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, काले लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश को बचाने के लिए जिन लोगों ने लड़ाई किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज मंडेला उनको थैंक्स नहीं बोल सकता, उनको धन्यवाद नहीं दे पा रहा है। दे आर द रियल जेम्स ऑफ देयर कंट्री। वो उनके कंट्री के रियल जेम्स थे, हीरे थे, खनिज पदार्थ थे। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मंडेला द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ग्रेटली ऑन्डेड द पीपल विच हैज हार्ड टू रिकवर एंड वुड टेक मच टाइम। ठीक है। These great patriots were ऑलिवर टाम्बो, उसमें कुछ नाम थे, ऑलिवर टाम्बो, वॉल्टर शिशलू, लूथली डाडो एंड फिशर। ये वो पैट्रियट्स थे जिन्होंने अपने लाइफ को कुर्बान कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया था। किस लिए? फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री, अपने कंट्री को बचाने के लिए। ठीक है बेटा। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी लाइफ। एनी के लाइफ पे आपको ब्रीफ स्केच देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एनी वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929। एनी का जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 को। शी लाइव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वाज 4। वो तब तक फ्रैंकफर्ट में रही जब तक कि वो पूरे 4 साल की नहीं हो जाती है, तब तक। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उसके पिताजी हॉलैंड जाकर बस गए। ठीक है ना, जर्मनी छोड़ के हॉलैंड चले गए। कब? 1933 में। हर मदर आल्सो वेंट विथ हिम हॉलैंड इन सितंबर 1933। सितंबर में उनकी माता यानी कि एनी की मां भी उसके पिता के पास हॉलैंड में चली गई। एनी एंड हर एल्डर सिस्टर मार्गोट वर सेंट टू एकन टू स्टे विद देयर ग्रैंड मदर। एनी और उसकी बड़ी बहन जो है कहां भेज दिए गए? उसकी दादी मां के यहां एकन में भेज दिए गए। ठीक है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर 1933 में ही, दिसंबर महीने में मार्गोट यानी कि बड़ी बहन जो है कहां चली जाती है भाई? तो चली जाती है कहां पे? हॉलैंड। ठीक है, अपने मम्मी पापा के पास। एंड एनी फॉलोड इन फरवरी। एनी जो है फरवरी में जाती है, यानी कब? 1934 फरवरी। शी स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टसरी नर्सरी स्कूल। She stayed there until she was 6, where she started। वहां पे मॉन्टसरी स्कूल में उसने एडमिशन लिया और जब तक कि वो 6 इयर्स की ना हो जाती है तब तक वहां पे 6 इयर्स तक उन्होंने वहां पे पढ़ाई की इन द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तक। हर ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942। उनकी दादी माँ का देहांत हो जाता है। कब देहांत हो जाता है? तो 1942 में, व्हेन शी वाज 13। और उस वक्त एनी का उम्र कितना था? मात्र 13 वर्ष उसकी उम्र थी। ठीक है बच्चा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब भैया ये पोएट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वाज अमांडा, तो अमांडा वाज अ टीन एज गर्ल। अमांडा कौन थी? एक टीन एज गर्ल थी जिसको हम किशोरा अवस्था बोलते हैं। शी सीम्स टू लव फेरी टेल्स, और उसको भैया परियों की कहानी बहुत पसंद थी। स्टोरी लाइक रपेंजल एंड मरमेड्स, जलपरी और रपेंजल वो कार्टून वाली कैरेक्टर, ये सब कैरेक्टर उसको बहुत ज्यादा पसंद थी। शी डज नॉट लाइक कॉन्स्टेंटली नैगिंग बाय हर मदर ऑन स्मॉल थिंग्स, बार बार उसकी माँ के द्वारा छोटे छोटे बातों के लिए उसको टोका जाना, ये सारी चीजें उसको अमेंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन सब चीजों से अमेंडा बहुत ज्यादा परेशान थी। दिस मेक स्लकी एंड मूडी, और ये सारी चीजें उसकी मां का बार बार हर बात पे रोकना टोकना उसको मूडी टाइप में बना दिया था। आफ्टरवर्ड शी इग्नोर्स हर मदर इंस्ट्रक्ट एंड गेट्स लॉस्ट इन इमेजिनरी वर्ल्ड, इसीलिए वो अपनी मां को क्या कर रही थी? इग्नोर कर रही थी, उनकी बातों को इग्नोर कर रही थी और खुद के एक काल्पनिक सी दुनिया को बनाकर उस दुनिया में वो खो जाना चाहती थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये दिया राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम। देखो बेटा, एक तो एक कंपलसरी है, 3-4 नाम दे देगा और तुमको 30-40 वर्ड में सेंट्रल आइडिया लिखना होगा 110%। इसको मैंने एक वीडियो में कराया हुआ है, तो उस सेशन को हम एक बार फिर से आपको दिखा देंगे। हाँ भाई, एक पोएम आपको स्टार्टिंग से ही 2-3 पोएम पढ़ लो, वहीं से टच कर जाएगा। आपको एक समरी लिखना ही लिखना है, कंपलसरी होता है। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर पोएम लिखना है कि 4 लाइन पोएम लिख ले आप सेंट्रल आइडिया, तो बचवा ये कोनो ऑप्शन नहीं है कि तुम पोएम लिखो कि सेंट्रल आइडिया लिखो। ये 110% तुमको लिखना ही लिखना है। पोएम अलग लिखने को आता है, ये आपको लिखना ही रहेगा उसमें। अगला दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी एक का आंसर करना है। व्हाई डिड अनिल हायर हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को क्यों हायर किया था, क्यों काम पे रखा? अनिल हायर्ड हरि सिंह बिकॉज हरि सिंह हिमसेल्फ एक्सप्रेस हिज डिजायर टू वर्क फॉर हिम। अनिल ने इसलिए हरि सिंह को हायर किया क्योंकि हरि सिंह ने खुद अपनी इच्छा रखी थी अनिल के यहां काम करने का। When Anil told him that he could not pay him, जब अनिल उससे कहता है कि वो उसको पे नहीं कर सकता, वो काम के बदले उसको पैसे नहीं दे पाएगा, हरि सिंह asked him if he could feed him, हरि सिंह उससे पूछता है कि उसको पैसे नहीं चाहिए, बस भैया रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन दे देना, और कुछ नहीं लेंगे तुमसे हम। अनिल replied that if he knew how to cook then he may work for him। अनिल कहता है अगर तुम्हें भोजन बनाने आता है तो भैया तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। अब इसमें से कौन सा चैप्टर ट्रिकी डिटेल, हाँ इसमें जो है ट्रिकी वाले चैप्टर, ठीक है, किसमें कैरेक्टर, सॉरी पे यहां बेटा कर लेना कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर की ट्रिकी का कैरेक्टर आपको क्या करना है इसमें बताना है। ट्रिकी माने कौन? वो डॉगी। ठीक है, वो कौन था? डॉगी था। उसके कैरेक्टर को आपको एक्सप्लेन करना है। देख लेते हैं भाई। ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी क्या था? एक छोटा सा डॉग था। ही वॉज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस, उसको बहुत ज्यादा अपनी मिस्ट्रेस के द्वारा प्रेम किया जाता था और बहुत ज्यादा उसको खिला देती थी। कौन? उसकी मिस्ट्रेस। ही वॉज गिवन मच न्यूट्रिएंट्स फूड, उसको बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पोषक तत्व दे दिए जा रहे थे। ठीक है, ही वॉज ग्रीडी एनफ टू रिफ्यूज फूड एट एनी टाइम, वो इतना लालची था कि भोजन को उसने कभी ना ही नहीं किया, जो मिल गया सब अपने जो है पेट के अंदर डाल लिया। ठीक है ना, कभी भी भोजन के लिए ना नहीं करता था, कितना भी पेट भराओ, जो भी मिल जाए सब खा लो, इस टाइप का लालची था। कौन? ट्रिकी। ही लाइक ईटिंग क्रीम केक्स, उसको क्रीम केक खाने पसंद थे, चॉकलेट खाने पसंद थे। दिस मेड हिम ह्यूजली फैट, और क्रीम और चॉकलेट या न्यूट्रिएंट्स खा खा के वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका था? मोटा हो चुका था। ही वॉज सीरियसली सिक, और इस तरीके से बहुत अधिक खाना खाने के कारण बहुत ज्यादा क्या हो गया? बीमार हो गया। ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, अब वो वोमिटिंग करने लगा। ठीक है ना। ही वॉज
हॉस्पिटलाइज, फिर कुछ दिन के लिए उसको हॉस्पिटलाइज भी कर दिया गया। देयर ही वॉज गिवन नो फूड फॉर 2 days, जहां पे उसको 2 दिन तक कोई भोजन नहीं दिया गया। ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू डू, उसको बहुत सारे एक्सरसाइज वहां पे कराए गए। दिस मेड हिम क्वाइट फिट, और इस तरीके से ट्रिकी जो है फिर से फिट हो जाता है। ठीक है, या आप आंसर में मेंशन कर सकते हो। तो बेटा आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस तरीके से आज के सेशन में भाई आपने जो भी चीजें डिस्कस की उन सारी चीजों को सीरियसली आप देखोगे, कंप्लीट करोगे, और हाँ सारी चीजें भाई एज इट इज चलती रहेंगी और एकदम अच्छे से चीजों को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ आप चलोगे। कॉपी पेपर लेके बैठना, कॉपी पेपर पेन, क्योंकि भैया जो भी इंपॉर्टेंट लगे तुरंत उसको कॉपी में नोट कर लेना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सारी चीज जो आप लोगों ने कंप्लीट की संजीवनी बैच के अंदर फर्स्ट डिवीजन की गारंटी है भैया, अगर आप हमारे संग जुड़ के पढ़ते हो तो। ठीक है, क्रैश कोर्स प्लस ब्रह्मास्त्र बैच, ये दोनों की सारी चीजें जो भी मैटर्स थे आपको साथ में मिल जाएंगे। स्पेशल क्या है इसमें, तो 1 शॉट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि पहले से उसमें है, लास्ट 3 ईयर गेस्ट पेपर, अनसॉल्व पेपर जो कि हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, और मात्र 299 रुपए में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जुड़ना इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे शुभम क्लासेस के मेंबर होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को लखपति बनने का मौका मिलेगा, बाकी किसी को नहीं। तो भैया हमारे मेंबर्स आप बने रहोगे, शुभम क्लासेस से जुड़े रहोगे, और आप टॉप करते हो तभी आपको शुभम क्लासेस एज अ सेलिब्रिटी, क्योंकि आप हमारे लिए हमारे सेलिब्रिटी होंगे, हमारे नायक होंगे, और हम आपका इंटरव्यू करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप हमारे मेंबर होगे तब। ठीक है, जुड़ने के लिए भैया ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 7084817009। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कुछ भी आप कर सकते हो, पेमेंट किसी भी मोड से करवा सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, इसी नंबर पे 15 मिनट के अंदर ऐप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आप लोग कैसे हो? आई हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और तैयारी भी आप लोगों की बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज की क्लास में बेटा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हिंदी के मॉडल पेपर। सबको पता है 22 को हिंदी का पेपर है, तो जितना मॉडल पेपर लास्ट टाइम में क्या होता है कि जितना मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करोगे उतने ही आप लोग के डाउट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। एक मॉडल पेपर में क्या रहता है, पूरी चीजें दी रहती है, पूरा पेपर का पैटर्न दिया रहता है कि कैसे पेपर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से फर्स्ट तो ये हो जाता है कि आप लोग को हर तरह के जो MCQ है, ठीक है, वो भी आप लोगों को पता चलता है। जो व्याख्या आती है गद्य और काव्य से वो भी पता चलता है। मतलब सारी चीजें A to Z सारी चीजें जितनी भी पेपर में आती हैं सब मॉडल पेपर में दिया रहता है। लास्ट के टाइम में मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा और देखिए कि आप लोग मॉडल पेपर में कितना सॉल्व करते हैं, कितनी चीजें आप लोगों को आती हैं। तो स्टार्ट करें बेटा आज की क्लास। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। ठीक है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो किस पे विश्वास करो? प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जब जुआ लोग खेलते हैं तो वहां किस्मत की आजमाइश करते हैं, लेकिन अगर अपने लाइफ में सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या होता है? बहुत ज्यादा करना पड़ता है। बहुत लोग उसी मेहनत से पीछे भाग जाते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन उसी में लाखों की भीड़ में जो आप लोग बहुत पूरे न जाने कितने बच्चे लाखों के संख्या में 10th का एग्जाम देंगे, लेकिन उसी संख्या में से, उसी भीड़ में से टॉपर भी कोई 1-2 ही बनते हैं। क्या जो टॉपर बनते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं? जो टॉपर बनते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, है ना बेटा? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। वैसे 1-2 मॉडल पेपर आप लोग तो सॉल्व कर चुके हो, तो इंस्ट्रक्शन सबको पता ही होगा, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, पहला है कि पेपर में 15 मिनट की टाइमिंग मिलती है आप लोगों को पेपर को रीड करने के लिए। सेक्शन क्या होता है? खंड अ और ब में डिवाइड होता है।
आ में क्या होता है 20 नंबर का आप लोग का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है जो कि पूरे सेक्शन से आता है, मतलब गद्य से भी, काव्य से भी, संस्कृत से भी और हिंदी ग्रामर से। ये पूरे जो सेक्शन है सबको मिला के 20 नंबर का एमसीक्यू बनता है, ठीक है। और ब सेक्शन में आपकी जैसे व्याख्या हो गया, श्लोक हो गया, निबंध, पत्र, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। फिर क्या है, एक नंबर का एक एमसीक्यू रहता है जो कि 20 मार्क्स के हो गए। ओएमआर शीट फिल करना सबको आता होगा, इससे भी मैं एसएसटी और हिंदी की क्लास में बता चुकी हूँ कि ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है, कैसे उसको बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। और तो उस पे क्या करना है, व्हाइटनर नहीं लगाना है, उसको कटपिट नहीं करना है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर है तो थंब देके बताते रहिए ताकि क्लास को क्या किया जा सके, क्लास को स्टार्ट किया जा सके। 70 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। बहुविकल्पी आप लोगों के सामने, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। अशोक के फूल, ये क्वेश्चन जरूर आता है, पहचान कर लिखिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का नाटक है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें से पहले में कौन सा आंसर राइट होगा, फटाफट बताते रहिए। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, काव्य संग्रह है, ठीक है। ये पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो वेरी सिंपल आपके चैप्टर का ही है, तो ये तो सबको पता होगा कि पानी में चंदा। मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग जितने भी चैप्टर है, ठीक है बेटा, हिंदी से जितने भी चैप्टर है उसके वो क्या करते हैं, जैसे ये चैप्टर का नाम है ना पानी में चंदा और चांद पर आदमी, तो ऐसे ही हर चैप्टर के राइटर नेम को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके लेखक कौन है भाई बताइए फटाफट। जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पानी में चंदा चांद पर आदमी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, कौन सी है, कफन, ममता, इंदुमती या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ जब एमसीक्यू की क्लास हुई थी, तो उसमें मैं करवाई हूँ, इंदुमती है, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा। अंजलि काव्य के रचयिता हैं वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर या राम नरेश त्रिपाठी। तो कौन है अंजलि काव्य के रचना, अंजलि काव्य के रचनाकार कौन है। अंजलि काव्य के रचनाकार बताइए भाई, फटाफट बताते रहिए। ये है राम कुमार वर्मा, ठीक है। आगे चलते हैं। रात का तत्सम, रात का तत्सम क्या होगा, सम बताना है भाई। रात का तत्सम रात्रि, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। उपमा के कितने अंग होते हैं, उपमा के अंग 4 होते हैं ना। रोला में कितने चरण होते हैं, रोला में कितने चरण होते हैं, 2 4 6 8, 12वें का कितना हो जाएगा, रोला में 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, 13वें का क्या हो जाएगा भाई, आकर्षण शब्द में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, आकर्षण में आ शब्द का प्रयोग किया गया है। शताब्दी में कौन सा समास है, शताब्दी में 100 वर्षों का समूह, ठीक है, 100 वर्षों का समूह शताब्दी में द्विगु समास है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी तद, स्त्रीलिंग शब्द का
पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप बताइए। क्या हो जाएगा भाई 15वें का? 15वें का क्या हो जाएगा भाई? 15वें का ताभ्य। ठीक है, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है। वाक्य का वह भाग जो सूचना देता है कहलाता है, वो कहलाता है विधेय। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं उसे क्या कहते हैं? 17 का हो जाएगा कर्मणी प्रयोग। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 18 का क्या हो जाएगा? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता, जो प्रयोग किया जाता उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या इसमें से कोई नहीं। 19 का क्या होगा भाई? 19 का हरी घास पर क्षण भर, इसके लेखक है अज्ञेय। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। जब घुमक्कड़ की बात आ जाएगी तो कौन आ जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यहां से क्या हो जाता है बेटा? खंड ब से हमारी क्या आ जाती है? यहां पर आ जाते हैं व्याख्या। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है, कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता है। इसमें क्या करना है कि जो अंडरलाइन है, ठीक है, जो अंडरलाइन है बस उसी की हमें व्याख्या करनी है। हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा, और जिसने आज अमरत्व की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राण शरीर में प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। अब ये बताइए भाई फटाफट, ये किससे है? तो ये है भारतीय संस्कृति से। ठीक है, भारतीय संस्कृति, और उसके राइटर हैं राजेंद्र प्रसाद। ये तो लिख सकते हैं ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर इसकी व्याख्या करनी है बेटा कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को, मतलब जो मूर्त रूप है ऐसी ही रूपों को हमने अपने सामने क्या किया? चलते फिरते हंसते रोते भी देखा, और जिसमें अमरत्व की मतलब आजादी को दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए हमारी सूखी हड्डियों में, हमारे मृत शरीर में भी एक जीवन की ज्योति जगा दी है। मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो जाता है? मानव मात्र के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना ही अत्यंत आवश्यक हो गया है। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर, अथवा दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए। इसमें क्या करना है? यहां से बताना है कि इनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशियों और कुंसित विचारों से कंचित है। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख ऐसा कौन होगा जो तरस न खाएगा? ये किसका है भाई? ये किस चैप्टर का है? ये है मित्रता का है। ठीक है, मित्रता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। मित्रता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्या बोलते हैं कि यहाँ पे संदर्भ हो गया, व्याख्या बता रहे हैं कि जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रहती है, जिनकी आत्मा अपने अंदर ही लिप्त रहती है, जिनका हृदय नीचाश्रयों में कुंचित विचारों से कंचित रहता, मतलब जो बुरे बातों को ही सोचते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को, जो ऐसे नशे में मुक्त होते हैं,
नशे में मतलब युक्त होते हैं, ऐसे प्राणियों का जो दिन पर दिन क्या है, एक एक दिन उनका अंधकारमय हो जाता है, वो हर दिन अवनति के मार्ग पर ही चलते चले जाते हैं। हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, हमें हमें निचाशयों और कुंसित विचारों से कंचित लोगों से हमेशा, मतलब जो नीच प्रवृत्ति के हो, हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, दूरी बनाकर रहना चाहिए। अविगत गति कछु, अब ये आ गया आपका पद्य से, ठीक है, पद्य मीन्स काव्य से। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो मीठे गूंगे फल को रस अंतरग ही पा। ये है पद से लिया गया है, इसके संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से उद्धृत हुआ है, और इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी है। वो क्या कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वालों के लिए वो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना उसी प्रकार है, ठीक है, क्योंकि जो सूरदास रहते हैं वो सगुण काव्य धारा के कवि रहते हैं, मतलब सगुण भक्ति करते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है वह उसी प्रकार है जिस प्रकार की एक गूंगा व्यक्ति, ठीक है, एक गूंगा व्यक्ति अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत मतलब होता अंदर, जो गूंगा व्यक्ति रहता है वो जो मीठा फल होता है उसको जो खाता है वो अंदर ही अंदर उसके आनंद को फील करता है, लेकिन वो बाहर उसको उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। वैसे ही निर्गुण ब्रह्म है। अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? अगम अगोचर मतलब क्या होता है कि मतलब अगम अगोचर कि मन वाणी को अगम अगोचर मतलब उसकी व्याख्या वो नहीं कर सकता। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ये बिहारी लाल द्वारा रचित है, भक्ति पद से लिया गया है, ठीक है। तो इसका संदर्भ हम लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत हुआ है, और इसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। क्या कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो। भव बाधा मतलब होता है सांसारिक दुख, भव बाधा मतलब होता है सांसारिक दुख, हरो मतलब दूर करो, राधा नागरी सोई, नागरी मतलब होता है चतुर, जा तन की झाई परे, झाई मतलब होता है परछाई, झाई मीन्स क्या होता है बेटा? परछाई होता है। श्याम हरित दुति होई मतलब हरित दुति मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी हैं, जो बिहारी दास जी हैं, वो चतुर राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। हे चतुर राधिका जी, आप हमारे सांसारिक कष्टों को दूर करें, ठीक है, आप हमारे सांसारिक कष्टों को दूर करें। जिस प्रकार की उनके गौर वर्ण की मतलब उनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही श्याम मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी ने किसकी स्तुति की है? तो प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी ने राधिका जी की स्तुति की है। ये है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थली अस्ति। ये भी मैं करवा चुकी हूँ, ये वाराणसी से है, ठीक है, कि यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहाँ से संस्कृत भाषा क्या होता है? सभी जगह इसका ये फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ पर आया और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, और वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। अथवा नागरिका, यह है प्रबुद्धो ग्रामीण से है, ठीक है। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतत पर प्रहेलिकाया उत्तम धातु समर्थम न अभवत। जो नागरिक रहता है, ठीक है, जो ग्रामीण व्यक्ति रहता है उससे पहली पूछता है, तो जो नगर का व्यक्ति रहता है वो नहीं दे पाता है उसका जवाब, तो नागरिक व्यक्ति जो रहता है
वो बहुत समय तक सोचता है लेकिन उसका उत्तर दातुम समर्थम न अभवत, वह उसका उत्तर नहीं दे पाता है। अतः ग्रामीणम अवदत् अहम अस्या प्रहेलिकाम उत्तरम न जानासि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण बोलता है यदि भवान उत्तरम न जानाति तही ददातु 10 रुपयकाणि, यदि तुम इसका उत्तर नहीं जानते हो तो 10 रुपया दो। मतलब शर्त लगी थी ना उनको, शर्त के अनुसार 10 रुपया दो मुझे। अतः ग्लान मुखेन नागरिकेण शर्त्यानुसारम 10 रुपयकाणि ददाती। तो ग्लान मुखेन मतलब दुख, अब भाई शर्त हार गया तो उसके मन में दुख था ही, तो दुखी मन से उसने क्या किया, जो ग्रामीण नागरिक रहता है उसने ग्रामीण को 10 रुपए का नोट दे दिया। अब ये देखिए इसमें से भी आप लोग को एक करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भारतीय संस्कृति से है, यहाँ पर है सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, ठीक है, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी न बने। ये करना, या तो ये किन्वित प्रवस्तो मित्रम, विदेश में मतलब प्रदेश में, जैसे जो कोई प्रदेश में रहता है ना, तो प्रदेश में मित्र कौन है, किस्मिन मित्रम गृहे सतः, घर में मित्र कौन है, आतुरस्य च मित्रम, रोगी का मित्र कौन है, और किस्मिन मित्रम मरिष्यत, और मरने वाले का मित्र कौन है। ये जो है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में बात होती है, तो युधिष्ठिर ये है उसका जीवन सूत्राणी से है, ठीक है बेटा, ये जीवन सूत्राणी से है। यहाँ पर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में बात होती है, तो जो युधिष्ठिर है, सॉरी यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछते हैं और युधिष्ठिर जो है उसको बताते हैं, मतलब क्वेश्चन यक्ष करते हैं युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर उसको जवाब देते हैं, यक्ष को क्या देते हैं, सार्था प्रवस्तो मित्रम, परदेश में धन ही मित्र है, परदेश में धन ही मित्र है, भार्या मित्रम गृहे सतः, भार्या मतलब होता है पत्नी, पत्नी घर में मित्र है, ठीक है, पत्नी घर में मित्र है, आतुरस्य भिक्षम मित्रम, और रोगी का मित्र कौन है, रोगी का मित्र वैद है, वैद जो है वो रोगी का मित्र है, दानम मित्रम मरिष्यत, और मरने वाले का मित्र दान है। समझ में आया कि जो परदेश में है उसका मित्र धन है, घर में मित्र पत्नी है, और रोगी का मित्र वैद है, और मरने वाले का मित्र दान है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते। ये बेटा आप लोग के खंड काव्य हैं, ये आप लोग जिस जिस स्टेट के होंगे हर खंड काव्य आप लोग तैयार कर लेना। यहाँ बेटा जीवन परिचय है, क्वेश्चन नंबर 6 में जीवन परिचय है, दो जीवन परिचय आता है, एक गद्य से एक काव्य से। तो गद्य से एक जीवन परिचय और काव्य से एक जीवन परिचय, तीनों में से कोई एक करना है, ठीक है, आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। वाराणसी यहाँ पर है, कोई एक श्लोक लिखिए, तो आप लोग कोई एक श्लोक लिख लेना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, वाराणसी विद्या दर्शनम साहित्य दर्शनम, ठीक है, तो ये लिख देना। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कहा आसीत, तो अलक्षेंद्र क्या है, यवन राजा आसीत। 4 में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, सॉरी 2 क्वेश्चन, ठीक है, 4 में से 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो भी आ जाए। नागरिका किमर्थम लज्जित अभवत, नागरिक क्यों वो हुआ, क्यों लज्जित हुआ, क्योंकि वह शर्त के अनुसार क्या हुआ, नागरिका स्वपराजयन, कि वो स्वपराजित हो गया, अपने ही बात में वो फंस गया। जो ज्यादा चतुर बनते हैं वो उनका हाल यही होता है, वो अपने ही बात में फंस गया। चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर कौन था, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्या थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आसीत, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर ये जो है इसको हटा के ये ठीक है, ये बस एक एक वर्ड आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। आगे बढ़े, यहाँ पर है, यहाँ पे क्या करना है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। बेरोजगारी एक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान और
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। चारों में से कोई एक आप लोगों को निबंध लिखना है। जैसे बेरोजगारी एक अभिशाप है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका सब हेडिंग बना लेंगे। जैसे प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना लिख लेंगे। फिर बेरोजगारी की समस्या लिख लेंगे। बेरोजगारी वही समस्या या अभिशाप। बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, लास्ट हमारा हेडिंग बनेगा उपसंहार का। ठीक है बेटा। ऐसे ही पर्यावरण प्रदूषण, पहले प्रस्तावना लिखे, फिर प्रस्तावना में कुछ थोड़ा बहुत बता देंगे, फिर पर्यावरण प्रदूषण उसकी मीनिंग लिखेंगे कि पर्यावरण कैसे बना है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। आवरण मतलब होता है ढका हुआ, परि मतलब होता है चारों। चारों ओर से ढका हुआ जो आवरण होता है वही क्या होता है, वही पर्यावरण है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन कौन से पर्यावरण प्रदूषण के कारण है और उसकी रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट हेडिंग हमारी आ जाती है उपसंहार। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप के लिए क्या करना है कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। तो आप लोग पत्र ऐसे ही लिखोगे, सेवा में जो भी, स्कूल का नाम, ठीक है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर स्कूल का नाम, फिर महोदय, सबने निवेदन है, और उसके बीच में एक बार विषय लिख देना कि किसके लिए। जैसे यहाँ सेवा में लिखे, यहाँ प्रधानाचार्य स्कूल का नाम, ठीक है, यहाँ फिर विषय डाल के लिख देना कि किसके लिए आप लोग ये पत्र लिख रहे हो। फिर महोदय से शुरू करना, ठीक है, ठीक, फिर महोदय से शुरू करना, ठीक। फिर इसमें से या तो अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण पत्र देना है। ये या तो एक एप्लीकेशन आएगा या तो एक पत्र आएगा, तो दोनों में से आपको जो अच्छे से आता रहेगा वो आप लोग लिख देना। ठीक है, चीजें समझ में आ गई बेटा। चलिए, ऐसे आप लोगों का पेपर आएगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, और सारी चीजें क्लियर होता जा रहा है। मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करते रहिए, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट एग्जाम तक नहीं बच पाएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।